भी ले आता हूँ चीज़ों का। अगर आपको रिकॉल कराएं, अगर अपना जो है बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स, पहला कोर्स जो था आपका एलिमेंट्री फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसके अंदर हमने 4 तरह के स्लोप पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, वो 4 तरह के स्लोप्स क्या थे मैं वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। और एक चौथे तरीके का स्लोप यहाँ बना लेते हैं। देखें, अगर कुछ लाइन हमारी इस तरह से है, इसका मतलब ये है कि अगर x बढ़ रहा है तो साथ साथ y में भी इजाफा हो रहा है। तो इस या x कम हो रहा है, इधर से इस तरफ मुड़ के देखेंगे तो x कम हो रहा है तो y भी साथ साथ कम हो रहा है। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो इसको हम पॉजिटिव ऑफ द स्लोप कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, एक या अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप क्यों कहते हैं, ये देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अपवर्ड स्लोप जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। यानी कि दोनों की नेचर एक जैसी है। एक चीज़ के इम्पैक्ट की वजह से, पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से दूसरा के अंदर भी इंक्रीज आ रहा है। ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। जी, जिसको हम फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। और फिजिक्स की ज़बान में एक और स्लोप होता है जिसको हम नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है, अगर एक्स बढ़ रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सेल ऑफ 150 मोटर बाइक्स कम हो रही है। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। ठीक है, इसको हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। अच्छा, एक और 2 स्लोप्स और होते हैं जो है जहाँ पे हमारे पास चीज़ बिल्कुल पैरेलल रहती है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो x बढ़ रही है उसकी वजह से y में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ x की जो वैल्यू थी y अभी भी वही है, अभी भी वही है। y ऊपर की तरफ जाता तो बढ़ता। y की जो वैल्यू x से के नेगेटिव में थी, x पॉजिटिव हो गया, 0 से ये यहाँ तक पहुँच गया आप x में। लेकिन y के अंदर थ्रू आउट, यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने तक थ्रू आउट कोई चेंज नहीं आया। तो x बढ़ रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं ज़ीरो स्लोप। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं ज़ीरो स्लोप। ठीक है, सारे स्लोप्स को अगर हम m से रिप्रेजेंट करें तो ये भी m इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ m इज इक्वल टू नेगेटिव था। और यहाँ जो है पॉजिटिव नेगेटिव के बाद यहाँ जो हमारा फोर्थ स्लोप होता है, इसमें क्या होता है, x y बढ़ रहा है और कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो है वो उसकी वजह से y के बढ़ने और कम होने की वजह से x में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस स्लोप को कहते हैं अनडिफाइंड स्लोप, जिसको हम अनडिफाइंड को हम लिखते किस चीज़ से, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं करते उसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम होता है अनडिफाइंड स्लोप, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये 4 तरह के स्लोप आपने पढ़े थे जो कि आपने डिस्कस किए थे आपके पिछले कोर्स के अंदर। प्री रिक्विजिट है, उसी को हम लिंक करेंगे ताकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग का वो मेथड सीख सकें जिसके अंदर हम के ग्राफिकल सॉल्यूशंस को देखते हैं ये अपना लास्ट वाले का आपने फी। क्या बताया, क्या होता है अनडिफाइंड में? देखें, स्लोप का फार्मूला होता है, ये देखें स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y with respect to चेंज इन x की वजह से y में कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए यहाँ y चेंज हो रहा है, y 1 2 3 4 y नीचे, लेकिन x यहाँ से भी फासला कितना था, अगर 3 मीटर था, यहाँ से भी फासला 3 मीटर ही है, x में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जब इसके रिप्रेजेंट से देखें कि चेंज इन x ज़ीरो है, नीचे अगर ऊपर कुछ भी चीज़ हो, नीचे अगर ज़ीरो हो जाए तो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। ऊपर पूरा पहाड़ हो, यहाँ लिख रहा हूँ एनीथिंग का मतलब कोई भी वैल्यू हो, नीचे अगर ज़ीरो हो जाए तो वैल्यू, तो x में तब्दीली नहीं आ रही। चेंज इन x ज़ीरो हो, अगर चेंज इन x अगर ज़ीरो हो
तो स्लोप क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। चेंज इन y अगर 0 हो, ऊपर वाला 0, तो नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 होगा तो आंसर 0 आ जाता है, तो स्लोप क्या हो जाता है, 0। एक चीज़ की चेंज होने से दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है, लेकिन एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ भी उसी सिम्प में चेंज हो रही है, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव ऑफ द स्लोप। एक चीज़ की चेंज होने से दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो नेगेटिव ऑफ द स्लोप। बात समझ आई? तो ये चारों स्लोप इस फॉर्मूले से रिलेट कर रही होती है। ठीक है सर। क्लियर है? और ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने आपके बेसिक मैथ्स के अंदर बर्डनिक की बुक में चैप्टर नंबर 2 में स्लोप में पढ़े थे हमने, ये सारी चीज़ें जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स पढ़ा था। अच्छा, अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर आ रहा हूँ और मैं आपसे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करूँगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 5y = 20। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो यूज़ होने वाली इक्वेशन है वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है कि उसके अंदर वेरिएबल होते हैं और मैक्सिमम वेरिएबल्स पावर 1 वेरिएबल होती है। हाँ, वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, और दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए। अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हैं तो भी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 3xy, अब ये 3 और x और y दोनों के ऊपर वेरिएबल की पावर तो 1 है, नज़र आ रही है कि इस पे भी पावर 1 है, दो इस पे भी। वेरिएबल का एक कोफिशिएंट है। हाँ, लेकिन दो मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होने चाहिए। वेरिएबल्स आपस में उसकी पावर 1 होनी चाहिए, और दो लीनियर वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी नहीं लिखे होने चाहिए, तब वो इक्वेशन प्लस की फॉर्म में हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तब वो इक्वेशन क्या हो जाती है, वो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी इक्वेशंस इस कैटेगरी में आ रही हैं। या पहले जो हमने एक दिया है, तो ये हमारी जो हमने क्वेश्चन दिया है जिसको हम स्केच करने को कह रहे हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन है, इसका मतलब है स्केच करके उसका आंसर निकालना है। पहले हमने उसकी स्केचिंग करनी है, तो स्केचिंग करने के लिए आपको इक्वेशंस को प्लॉट करना आना चाहिए। प्लॉट करने के लिए जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाए, देखें पहले तो आपने चेक करना है लीनियर है, हाँ वेरिएबल्स दोनों पावर 1 है और मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है, लीनियर है ये इक्वेशन। अच्छा, स्केच करने के लिए आप एक दफ़ा सपोज कर लिया करें x = 0, तो एक पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया x = 0। जब यहाँ पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 5y = 20। y 5 इधर जाके डिवाइड होगा, 5 4 ज़ा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0,4, ये एक पॉइंट आ गया। इसको फौरन जाके प्लॉट कर लें। 0 का मतलब होता है x0, तो x में 0, ये पूरी y एक्सिस पे x0 होता है और पूरे x एक्सिस में y0 होता है, और y की वैल्यू आ रही है 4, तो पूरे x एक्सिस में, पूरे y एक्सिस में x0 होगा और y की वैल्यू 4 है, तो +4। हाँ, तो y 1 2, +4 है। हाँ तो y कैसे लूँगा, फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 और यहाँ पहुँच के हो गया 4, तो 0,4 एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, ये रहा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट चाहिए प्लॉट करने के लिए, कम से कम किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को 2 पॉइंट चाहिए। तो फिर से सपोज करूंगा, पहले मैंने x को 0 सपोज किया था, अब मैं y को 0 सपोज कर रहा हूँ। जब मैं y को 0 सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या है, 2x = 20, तो x = 10। तो एक और पॉइंट आ गया मेरे पास 10,0। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इनको मैंने मार्क कर लिया इन दोनों पॉइंट को, और लाइन रख के, स्केल रख के इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो दिस इज हाउ वी कैन स्केच अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग सीखनी है, और लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हमने एक्चुअली फिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कि हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशंस क्या होना चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एनी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट बिलो एंड अबव दिस लाइन। तो बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो का मतलब फॉर एग्जांपल ये पूरी लाइन है, और इस लाइन से बिलो का मतलब है मैं या तो वाई एक्सिस से बिलो ले लूँ,
या एक्स एक्सिस से बिलो ले लूँ या यहाँ सेंटर से ले लूँ। सेंटर से मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं मीट कर सकता, कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 10,0 या ये पॉइंट है 0,4, तो इससे नीचे वाला पॉइंट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0,3, या इधर से नीचे ले लेता तो 9,0, या पॉइंट नीचे लेने का क्या मतलब है वो बता रहा हूँ। पॉइंट ऊपर भी ले सकते थे, टेक एनी पॉइंट बिलो दिस लाइन एंड अबव दिस लाइन भी लेनी पड़ेगी हमें। अगर आपको कहा जाए टेक एनी पॉइंट अबव दिस लाइन, तो भाई इस पॉइंट पे भी यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेहतर आसान तरीका क्या होता है कि लाइन पे ही नीचे ले लो। ये जो लाइन जहाँ पे भी आ रही है इसके नीचे वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो या एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब भी यही होता है कि टेक एनी पॉइंट बिलो दिस लाइन। टेक एनी पॉइंट अबव दिस लाइन का मतलब है कि मैं ये पूरे रीजन में कहीं पे भी ले सकता हूँ। ये देखो ये पूरा पूरा रीजन है, मैं इधर कहीं पे भी ले सकता हूँ। ठीक है, इस पूरे रीजन में, ये खाली यही नहीं है, आगे भी है, लेकिन मोस्टली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में कहीं पे भी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आसान तरीका क्या है कि इस पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट जो ले रहा हूँ वो ये रहा, एक फॉर एग्जांपल 10.0 की जगह मैं 11.0 ले लूँ, 12.0 ले लूँ, आगे की तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लूँ। और अबव का मतलब है, अबव दिस पॉइंट का मतलब है इससे इधर ले लूँ, और अबव का मतलब है इस लाइन से इस तरफ कुछ ले लूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया कि 0,5 या 0,6, ठीक है, ऊपर की तरफ कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो मैं ये समझाना ये चाह रहा था कि हम किसी भी रीजन में कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं जिसको हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि ये हमारा अबव और बिलो एक पॉइंट है। लाजमी नहीं है कि यहाँ से नीचे भी लेना, और यहाँ कोई एक पॉइंट चाहे इधर से नीचे ले लें, चाहे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से ले लें, चाहे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से ले लें, वो एक पॉइंट अज्यूम होगा। ठीक है, तो हमें तो एक ही लेना है, तो टेक एनी पॉइंट बिलो दिस लाइन। तो 10,0 से पहले इस पूरे पॉइंट का नाम था 10,0, तो इससे पहले मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ 9,0। एक्स एक्सिस की वैल्यू 9 है, वाई एक्सिस की वैल्यू सेम 0 है। 10 वाले को भी अगर मैं पूरा लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा 10,0, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये 10,0। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया बिलो। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं फर्दर नीचे आके देखता हूँ इसको प्लॉट करने के बाद, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो एक पॉइंट लिया है मैंने, एक पॉइंट लिया है बिलो, बिलो जो एक पॉइंट लिया था, अगर उसकी बात करें तो वो जो एक पॉइंट लिया था 9,0, उसको लाके इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने पॉइंट लिया था बिलो दिस लाइन, यहाँ पे लिया था 9,0, तो एक्स की जगह 9, ठीक है, और वाई की जगह 0। मैंने इस केस में जो क्वेश्चन में लिया हुआ है वो 2,1 लिया हुआ है, यानी कि 2,1 अंदर इस लाइन ही आ रहा है। कैसे, ये देखें, अगर मैं 2 की बात करूँ, x2, तो 2 कहीं यहाँ आ रहा होगा, 2 कहाँ आ रहा होगा, 1 2, एक्स की वैल्यू 2, फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 2 है, ऐसे करते करते 10 तक पहुँच गया, तो 2 भी यहाँ आएगा और 1 तो यही आ रहा होगा, 1, ये हो गया 2, फॉर एग्जांपल ये हो गया 3, और फॉर एग्जांपल ये हो गया था 4। तो ये वो पॉइंट है। तो ये अगेन ये पॉइंट जो है 2,1, ये कहाँ आ रहा है, ये अंडर दिस लाइन आ रहा है। तो मैंने केस के अंदर ये ले लिया था, लेकिन आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से ले लीजिएगा 9,0, जब आप सॉल्व कर रहे हो इधर से ले लीजिएगा, नीचे अगर लेना है तो 0,3। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्दर। देखो मैंने जब इस वैल्यू को, एक पॉइंट जो मैंने लिया था 2,1, इसको जब यहाँ पुट किया, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, जब इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया वो आया, बल्कि इसको सॉल्व करने के बाद 2 2 4 प्लस 5 1 5, 5 और 4 9, और इधर क्या आया 5 4। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे सॉल्व होने के बाद आया 9, और राइट हैंड साइड पे तो आपको पता है क्या था ऑलरेडी, 20। तो 9 इज व्हाट, 9 इज लेस देन 20। एक्चुअली हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं
कि ऑन द लाइन तो इक्वल्स टू रीजन होता है, ऑन द लाइन इक्वल्स टू रीजन होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऑन द लाइन की अगर हम ऑपरेट करेंगे ना, पूरी लाइन के ऊपर अगर किसी रीजन में हम ऑपरेट करेंगे, इस लाइन के ऊपर ऊपर ऑपरेट करेंगे, तो वो तो हमारा इक्वल्स टू रीजन है कि हमारी जो रिसोर्स है 20 का मतलब है टोटल अवेलेबल रिसोर्स, मेरे पास 20 जो है वो टोटल मीटर क्लोथ है, तो मैं अगर इस्तेमाल में लाऊंगा तो पूरा का पूरा 20 मीटर इस्तेमाल में ला सकता हूँ, इससे ठीक है ना ज़्यादा ला सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ला सकता, कम यूज़ ज़रूर कर सकता हूँ। तो लाइन के ऊपर अगर ऑपरेट करूँगा तो वो इक्वल्स टू रीजन होता है मेरा, ठीक है। स्टूडेंट आवाज़ आ रही है मेरी?